बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौरखा 1 जून 2025 एसएसटी स्कैंडी स्कूल टीचर का जो पेपर हुआ है वो आज सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला हमारे पास सवाल है, फॉर द बेटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द बेस्ट मेथड इज़। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात आती है तो उसमें डिफरेंट टीचिंग मेथडोलॉजीज़ होती हैं, बट एज पर पेपर तो जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है, वो प्रोजेक्ट मेथड है। देयर आर अदर डिफरेंट टीचिंग मेथडोलॉजीज एज वेल, लाइक द लेक्चर मेथड। जब हम लेक्चर मेथड की बात करते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, लेक्चर मेथड the most primitive type of teaching method and it is not suitable for the lower classes और जो अर्लियर क्लासेस होती हैं अप टू द प्राइमरी एंड अप टू द एलिमेंट्री लेवल तो रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर मेथड पे इन्हिसार करो। सो लेक्चर मेथड वहाँ पे सूटेबल होता है जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या लर्नर्स बहुत ज़्यादा हों और हायर जो क्लासेस होती हैं। सो लेक्चर मेथड अर्लियर क्लासेस के लिए कभी भी सूटेबल नहीं होता, बिकॉज ये जो लेक्चर मेथड है ये बेसिकली ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है बेटा। सो दिस इज द टीचर सेंटर्ड अप्रोच, क्योंकि टीचर इसमें ऑल इन ऑल होता है और इसमें लर्नर सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच तो बिल्कुल भी नहीं होती। इसके बरक्स जो एक्टिविटी बेस्ड मेथड होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जिसको हम नाम ABLB नाम देते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी कह सकते हैं या एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग के बच्चों को स्टोरीज के जरिए, राइमिंग पोइम्स के जरिए, एक्टिविटीज़ के ज़रिए, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के ज़रिए पढ़ाओ। जैसा कि जॉन डेविस जो फरमाते हैं, मशहूर अमेरिकन एजुकेशनिस्ट हैं, कि लर्निंग टू डू बाई लर्निंग, के बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के ज़रिए, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के ज़रिए, इट मीन्स कि लर्निंग टू डू बाई लर्निंग, लर्निंग टू डू बाई लर्निंग होनी चाहिए। इसी तरह से द नेक्स्ट मेथड अगर बात करें, दैट मेथड इज़ द ड्रिल मेथड। सो ड्रिल मेथड मीन्स द रेपिटिशन मेथड, रिपीट करना चीज़ों को। जैसे अमूमन हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में मोस्टली जो टेबल्स पढ़ाए जाते हैं, जिसको हम पहाड़े कहते हैं उर्फ़ आम में, तो वो जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो ड्रिल मेथड ऑफ टीचिंग है। एक बच्चा पढ़ता है, दूसरे उसको फॉलो करते हैं। सो ड्रिल मीन द रेपिटिशन मेथड ऑफ टीचिंग। इसी तरह से नेक्स्ट मेथड ऑफ टीचिंग दैट इज़ द क्वेश्चन आंसर मेथड, और उसको हम नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन आंसर मेथड। अब क्वेश्चन आंसर मेथड, जिसको रेस्पेक्टेड स्टूडेंट सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं बेटा, सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग। सोक्रात साहब ने कहा था कि मेरी महफिल में वो बंदा है जिसको सवाल करना आना चाहिए। सो क्वेश्चन आंसर मेथड, दिस इज आल्सो नोन एज द सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग, या इसको एलिस्टेशन मेथड ऑफ टीचिंग भी कह सकते हैं। सेम इज़ द केस कि टीम टीचिंग क्या होती है कि जब एक या एक से ज़्यादा टीचर और एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाएं। उसकी सिंपल एग्जांपल क्या है बेटा, फॉर एग्जांपल क्लास 6 में साइंस है तो उसमें केमिस्ट्री का पोर्शन भी है, फिजिक्स का पोर्शन भी होता है और बायो का पोर्शन भी होता है। तो किसी केमिस्ट्री वाले टीचर को असाइन कर दो कि आप केमिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ाओ, बायो वाले पोर्शन को असाइन कर दो बायो वाला पोर्शन पढ़ाओ, और फिजिक्स वाले टीचर को असाइन कर दो कि आप फिजिक्स वाला पोर्शन पढ़ाओ। सो दैट्स कॉल्ड एज द टीम टीचिंग रेस्पेक्टेड स्टूडेंट। सेम इज द केस मल्टी ग्रेड टीचिंग क्या होती है, द मल्टी ग्रेड टीचिंग, द मल्टी ग्रेड टीचिंग बेटा। मल्टी ग्रेड टीचिंग टाइप ये होती है कि जब मल्टी मीन्स द मैनी, ग्रेड मीन द क्लासेस, जब 2 या 3 क्लासेस को इकट्ठे बैठ के जब पढ़ाया जाता है, सो दैट इज़ अ मल्टी ग्रेड टीचिंग। फॉर एग्जांपल क्लास 6 और 7 को इकट्ठे बैठ के आप ग्रामर पढ़ा रहे हो, क्लास 3 और 4 को इकट्ठे बैठ के कोई साइंस का टॉपिक समझा रहे हो, बट वन इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज अकॉर्डिंग टू द अलाइनमेंट, अकॉर्डिंग टू द क्यूरिकुलम, अकॉर्डिंग टू द टीचिंग मेथडोलॉजी। याद रखिएगा रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स के कंसेक्टिव क्लासेस को इकट्ठे बैठ के पढ़ा सकते हैं, ये मल्टी ग्रेड टीचिंग का रूल है, मैक्सिम है। इट मीन्स कि क्लास 3 और 7 को मैं इकट्ठे नहीं पढ़ा सकता, 3 और 5 को मैं इकट्ठे पढ़ा नहीं सकता। पढ़ाने के तौर पर वैसे पढ़ा सकते हो, कोई इसमें भाव वाली बात नहीं है, बट टेक्निकल एज अ रूल, एज SOPs, एज एजुकेशनिस्ट कभी भी ये रिकमेंडेशन नहीं होगी कि आप मतलब है कि नॉन कंसेक्टिव क्लासेस को पढ़ाओ। सो दैट्स वाई अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो मल्टी ग्रेड टीचिंग को, इट मीन्स कंसेक्टिव क्लासेस को ही आपको लेके जाना पड़ेगा। सेम इज द केस, देयर आर अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड एज वेल, दैट इज द डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड बेटा, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स,
जिसमें टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करता है, स्टूडेंट परफॉर्म नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर मैं बच्चों को बता रहा हूं कि भाई ये एलईडी है, ये टीवी है, तो जस्ट मैं डिपिक्ट कर रहा हूं, इसमें लर्नर या स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सो ये क्या कहलाता है? डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। सेम इज द केस द डिस्कशन मेथड एज वेल, द ग्रुप डिस्कशन एज वेल, देयर आर मैनी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड एज वेल। और इसी तरह से यहाँ जो मेंशन किया गया था कि कौन सा टीचिंग मेथड, सो दैट्स अ प्रोजेक्ट मेथड, जब बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। सेम इज द केस सिमुलेशन मेथड ऑफ टीचिंग भी होता है, जिसमें बच्चे डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं, जैसा वो पोल्यूशन का मॉडल बना रहे होते हैं, कंप्यूटर का मॉडल बना रहे होते हैं, ट्रैफिक मॉडल बना रहे होते हैं, आर्टिफिशियली अज्यूम करते हैं कि ये उसी तरह से है। जैसे स्टेम और स्टीम कंपटीशन होता है हमें जो एजुकेशन के अंदर। स्टेम मीन्स द साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, बट इन रीसेंट स्टडीज STEM has been replaced by the STEAM concept, and STEAM stands for science, technology, engineering, arts and mathematics. So simply in education, the STEM, STEM, STEM is a modern innovative trends in education. It has been replaced by STEAM. So stands for science, technology, engineering and mathematics, but STEAM stands for science, technology, engineering, arts and mathematics. हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था हमारे पास रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, that is the test made to compare the performance of the students with the other students। जब एक स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है किसी और स्टूडेंट्स से, तो उसे क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, या उसका दूसरा नाम रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं NRT टेस्ट। जबकि जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है CRT, कोई सेट क्राइटेरिया बना दिया जाता है और उसी सेट क्राइटेरिया के तहत ही स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है वो इवेलुएट की जाती है। फॉर एग्जांपल भाई 60% के ऊपर फर्स्ट डिवीजन है, फॉर एग्जांपल भाई 60% वाले ही अलाउ होंगे फर्दर इंटरव्यू के लिए। सो एक सेट जब क्राइटेरिया बना दिया जाता है, दैट क्राइटेरिया इज टर्म्ड एज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, उसको नाम देते हैं। जबकि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपस में कंपेयर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट है तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड कैसे आ रहा है, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंसेज, उनके स्कोर्स, उन सब को बेटा मेयर किया जाता है। और अगर ओवरऑल देखा जाए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स के टेस्ट, मेयरमेंट और असेसमेंट, टेस्ट के बाद मेयरमेंट, मेयरमेंट के बाद बेटा असेसमेंट, और असेसमेंट के बाद बेटा लास्ट टर्म होती है दैट इज इवैल्यूएशन। बेटा टेस्ट इज द सम ऑफ क्वेश्चंस, और उसका जो न्यूमेरिकल डेटा होता है दैट इज कॉल्ड एज द मेयरमेंट। मेयरमेंट जब भी बात आएगी बेटा न्यूमेरिकल डेटे के हवाले से बात आएगी, और उस न्यूमेरिकल डेटे को जब इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, दैट इज कॉल्ड एज असेसमेंट। और इवैल्यूएशन जो इट्स ऑलवेज जजमेंटल इन नेचर। फॉर एग्जांपल कि क्लास 6 का टेस्ट हुआ, सम ऑफ क्वेश्चंस हैं, टोटल 50 नंबर का टेस्ट है, तो 50 नंबर में किसी स्टूडेंट ने हासिल किए हैं फॉर एग्जांपल 40/50। सो दैट इज मेयरमेंट। मेयरमेंट हमेशा क्वांटिटेटिव होती है, या बेटा ये न्यूमेरिकल इन नेचर होती है। बेटा क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल इन नेचर होती है। और फिर इसको जब मैं इंटरप्रेट करता हूं इसी डेटे को, भाई 40/50% है, इट मीन्स ये 80% प्लस जो है स्टूडेंट्स ने मार्क्स अचीव किए हैं, और इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो ये मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ जी। सेम इस केस मैं कह सकता हूँ कि इस स्टूडेंट ने, ए स्टूडेंट ने 40/50 लिए हैं, और एक बी स्टूडेंट था जिसने 39/50 लिए हैं। इट मीन्स कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसी डेटे को इंटरप्रेट कर रहा हूँ और फिर मैं ग्रेडिंग कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की। एंड द लास्ट वन इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट नंबर पे आने वाला स्टूडेंट कौन सा है, और इसको प्रमोट अगली क्लास में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसको साइंस आर्ट्स या किस किस क्लास में जाना चाहिए। सो दैट्स इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज ऑलवेज जजमेंटल इन नेचर। सो CRT और NRT। NRT स्टैंड्स फॉर द नॉर्म रेफरेंस टेस्ट,
और जो CRT है दैट्स क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। जो नॉन रेफरेंस टेस्ट है, परफॉर्मेंस इज कंपेयर टू द अदर्स, मतलब स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस दूसरों से कंपेयर की जाती है, जैसा कि रेलेवेंट ग्रेडिंग की जाती है। उसकी एग्जांपल क्या है, उसमें एग्जांपल में सैट टेस्ट है, GRE टेस्ट है, गैट टेस्ट है एंड सो ऑन। जो हमारे पास क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है, कोई सेट क्राइटेरिया बना दिया जाता है, जैसा कि हमारे एडमिशन टेस्ट में भाई अगर कोई बना 60% लेगा तो वो एडमिशन के लिए आगे जाएगा। कमीशन के इम्तिहानात में होते हैं 40% पास मार्क्स, एक क्राइटेरिया फिक्स्ड है, तो 40% पास मार्क्स ओवरऑल क्राइटेरिया है। इसके बाद क्राइटेरिया क्या बना दिया जाता है कि जो हायर मतलब टॉप रैंक के होते हैं, एक जॉब के हवाले से 5 स्टूडेंट्स को 6 स्टूडेंट्स को वो कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए, तो एक क्राइटेरिया बना देते हैं। सो वो टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। सेम इज द केस एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में क्या फ़र्क होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। जो एक स्टैंडर्डाइज्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है जी, हमारे पास जो टीचर मेड टेस्ट होता है बेटा, टीचर मेड टेस्ट, उसका दूसरा नाम बेटा नॉन स्टैंडर्डाइज्ड भी इसको कह सकते हो आप, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड भी। अब ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है टीचर मेड टेस्ट। दूसरा हमारे पास होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट नॉन स्टैंडर्डाइज्ड एक ही बात है। दूसरा कौन सा होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है बेटा, ये एक्सपर्ट्स बनाते हैं, माहिरीन मिलकर बनाते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट। जैसा कि कमीशन के इम्तिहानात होते हैं, जैसा कि एंटी टेस्ट होता है, MCAT मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, ECAT इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। ये जो टेस्ट होते हैं कोई जॉब के लिए, जैसे 22 टेस्ट होते हैं बेटा, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन किसी भी हवाले से हो, तो वो एक्सपर्ट्स मिलकर बनाते हैं, वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहलाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला जो हमारे पास सवाल है that is identify the sentence which has a non-defining clause. So my mother who lives in Islamabad is a doctor। इसमें non-defining clause है, कोई खास डिफाइनिंग नहीं है। Contingency planning refers to, जो contingency planning होती है, planning for unexpected events and changes। जो unexpected events होते हैं, और इसको हम एक और टर्म भी इस्तेमाल करते हैं कि जब भी प्लानिंग की जाती है वो प्रोएक्टिव अप्रोच से की जाती है। इन एजुकेशनल टर्म बेटा, प्रोएक्टिव अप्रोच मीन कि कोई ऐसी प्लानिंग करें, कोई ऐसे अप्रोचेस करें कि कोई मसला हैपन होने से पहले ही हमारे पास प्लान बी होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। सो ये अच्छा लीडर जो मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो प्रोएक्टिव अप्रोच से ही चलता है बेटा। उसके बाद आइडेंटिफाई द इन्वर्टेड सेंटेंस लाउडली बार्क द डॉग्स। तो ये एक तरह का इन्वर्टेड सेंटेंस है। उसके बाद है कि शी स्टडीड हार्ड येट शी डिड नॉट पास द एग्जाम। शी स्टडीड हार्ड, एक ये हो गया, she did not pass the exams। अब ये जो टाइप ऑफ सेंटेंस है ये बेसिकली कंपाउंड सेंटेंस है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें दो प्रिंसिपल क्लासेस कंजंक्शंस के साथ अटैच होती हैं बेटा। अब इसमें दो कौन सी क्लास हैं बेटा, कि she studied hard, अपना कंप्लीट ये थीम पेश कर रहा है। अगर मैं इस सेंटेंस को ना भी पढ़ूँ, ये कंप्लीट थीम है, ये मेन क्लास है, प्रिंसिपल क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है, किसी को डिपेंड नहीं कर रही बेटा। ठीक है, अगर मैं इसको सिर्फ अकेला इस पार्ट ऑफ सेंटेंस को पढ़ूं, अब मैं ऐसा करता हूं, मैं इस पार्ट ऑफ सेंटेंस को हिडन कर देता हूं, शी डिड नॉट पास द एग्जाम। ये भी तो मेन क्लास है, प्रिंसिपल क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है। सो ऐसा सेंटेंस जिसमें दो प्रिंसिपल क्लासेस कंजंक्शंस के साथ अटैच हों उसे बेटा नाम देंगे कंपाउंड सेंटेंस नाम देंगे। और ये जो हमारे पास कंजंक्शंस होती हैं बेटा, इसको हम टेक्निकल टर्म में नाम बोलते हैं फैन वॉइस बेटा, फैन वॉइस इंग्लिश के टर्म में बेटा। ठीक है, और फैन वॉइस क्या है बेटा, फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो बेटा। ये फैन वॉइस टिपिकल निशानी है कि कोई हमारे पास सेंटेंस क्या होगा, वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। और वो जो क्लासेस होती हैं दीज आर कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेट क्लासेस, दो इक्वल या दो हमपला क्लासेस। और जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास होती है और साथ में एक प्रिंसिपल क्लास होती है। और याद रखिएगा जो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं बेटा, हमेशा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अटैच होंगे, जैसे व्हेन, जैसे वाइल, जैसे बिफोर, जैसे इफ वाले सेंटेंसेस, ये सारे के सारे कम्प्लेक्स इन नेचर हैं। इफ़ यू वर्क, फिर क्या हुआ भाई, इट मीन्स यू विल पास, डिपेंडेंट है ना उसके ऊपर जी। व्हेन यू केम, फिर क्या हुआ, मैं अगर इस अकेले को थीम पेश करूँ, व्हेन यू केम फिर क्या है जी, आई वाज स्लीपिंग, सो दैट्स अ मेन क्लास। व्हेन यू केम दैट इज
डिपेंडेंट क्लास, तो इस तरह के सेंटेंस को क्या नाम बोलेंगे, दैट्स कम्प्लेक्स सेंटेंस बेटा। तो इंग्लिश के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था रिगार्डिंग द कंपाउंड सेंटेंस बेटा। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज द स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटरमाइन। जो स्कूल पॉलिसी होती है पूरे ओवरऑल स्कूल के रिगार्डिंग एडमिशन, रिगार्डिंग एग्जाम, रिगार्डिंग करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन जो भी होती है, वो हमेशा सिटीजन्स और एजुकेटर्स मीन द टीचर्स बेटा। मॉडर्न ट्रेंड में एजुकेटर्स बेटा टीचर्स को बोलते हैं, और लर्नर किसको बोलते हैं बेटा, स्टूडेंट्स को बोलते हैं। लर्नर मीन बेटा स्टूडेंट्स और टीचर एजुकेटर। तो जो स्कूल पॉलिसी होती है वो टीचर्स मीन्स एजुकेटर्स और सिटीजन्स मिलकर ही बनाते हैं एक जो स्कूल की पॉलिसी होती है बेटा। उसके बाद व्हाट इज अ क्रिटिकल ट्रेट ऑफ द इफेक्टिव एजुकेशनल लीडर्स। जो एजुकेशनल लीडर्स होते हैं उसमें क्या होती है, फ्लैक्सिबिलिटी होती है डिसीजन मेकिंग, और ये ओवरऑल उसके फीचर्स हैं। और फिर उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लीडरशिप है, लाइक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जिसमें हम बात करते हैं कि वन मैन शो होता है, बॉस इज ऑलवेज राइट की बात होती है। डेमोक्रेटिक में क्या होती है, पार्टिसिपेटिव इन नेचर होता है। और लेसेस फेयर में क्या होता है कि किसी को कुछ पता नहीं है कि स्टेट्स इज इन स्टेट्स हो रही है, बॉस प्रिंसिपल को कुछ नहीं पता कि क्या कुछ हो रहा है कंपनी में, सो वी में से दैट कि आग लगी है बस्ती में, हम हैं अपनी मस्ती में, किसी को कुछ भी नहीं पता होता। और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज़ द बेस्ट वन, जिसमें ये होता है कि एक लीडर चाहता है कि वो अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, साथ में लेकर चले। जैसा मैं कामयाब हूँ, जैसे मेरे अंदर स्किल्स हैं, वही स्किल्स, वही जो ट्रेड्स हैं वो मेरे सबॉर्डिनेट्स में ही आ जाएं, सो मैं उनको भी ग्रूम होता हुआ, उनको भी कामयाब होता देखूँ। सो दैट टाइप ऑफ लीडरशिप इट इज टर्म्ड एज द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बेटा। उसके बाद जो अथेंटिक लीडरशिप होती है वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती है। मोस्टली हमारे पास जो ब्यूरोक्रेटिक्स मैनेजमेंट होती है उसमें अथेंटिक होती है, बस रूल्स को फॉलो करता है, एसओपीज को फॉलो करता है, प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करता है बेटा। उसके बाद एक आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, एबिलिटी टू इन्वॉल्व द स्टेक होल्डर्स। जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ में लेकर चलता है। स्टेक होल्डर्स मीन उसमें क्या होते हैं बेटा, पेरेंट्स, उसमें टीचर्स, उसमें कम्युनिटी, उसमें हेल्थ वर्कर्स एंड इवन रेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स एज वेल। सो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। तो अच्छा जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का रूल है कि वो स्टेक होल्डर्स को भी साथ में लेके चलता है। स्टेक होल्डर्स मीन द पेरेंट्स, स्टेक होल्डर मीन द विजिटर्स, स्टेक होल्डर मीन्स द स्कूल काउंसिल, द स्कूल कम्युनिटी मेंबर्स एंड इवन द रेस्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स एज वेल। उन सबको साथ में लेके वो चलता है। अगला सवाल देखते हैं बेटा, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द लॉ ऑफ इफेक्ट। ये थॉर्नडाइक ने ये दिया था लॉ ऑफ इफेक्ट एजुकेशन के अंदर। उसके बाद है कि इफ द मैनेजर इज डूइंग द इवेल्युएशन ऑफ ए प्रोजेक्ट, ही इज एट अ स्टेज ऑफ, एक्चुअली वो कंट्रोलिंग स्टेज पे है ना, इवेल्युएशन ये कर रहा है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। वो प्लानिंग नहीं कर रहा, वो ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर रहा, वो कमांडिंग नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, वो कंट्रोलिंग की स्टेज पे है। इवेल्युएशन वो कर रहा है, जजमेंटल कर रहा है, दैट्स लास्ट स्टेज, वो कंट्रोलिंग की स्टेज पे है। हाउ कैन सीनियर स्कूल टीचर्स कंट्रीब्यूट टू द करिकुलम डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान बाय प्रोवाइडिंग इनपुट्स एंड फीडबैक। प्रॉपर जो फीडबैक है, जो सीनियर टीचर्स हैं वो इनपुट्स दे सकते हैं कि करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन को किस तरह से सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला सवाल हमारे पास है, हु सेड करिकुलम इज अ रिटन प्लान। करिकुलम जो है वो रिटन प्लान है, वो स्मिथ, स्टैनले और श्योर साहब ने बताया था। अब अगर करिकुलम की बात की जाए बेटा जी, ये एक कम्प्रीहेंसिव टर्म है। करिकुलम एक कम्प्रीहेंसिव टर्म है। इसका मतलब अगर सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखी जाए कि सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एग्जीक्यूटेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू अचीव द एजुकेशनल गोल्स इज टर्म्ड एज करिकुलम। मतलब उन तमाम सरगर्मियों का मजमुआ जो कोई भी तालीमी इदारा अपने तालीमी मकासद को हासिल करने के लिए उसको प्रैक्टिकली नाफिज़ुल अमल करता है, उन तमाम सरगर्मियों के मजमूए को नाम देते हैं वो करिकुलम है, वो निसाब है। और ये पुरानी डेफिनेशन थी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा करिकुलर, उन सब को करिकुलम में शामिल किया गया है। इवन द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, इवन द साइंस एग्जीबिशन, द पेरेंट्स टीचर मीटिंग एंड इवन रेस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ जो कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए की जा सकती हैं, उन तमाम एक्टिविटीज़ के मजमूए को नाम देते हैं करिकुलम, निसाब का नाम देते हैं।
द वर्ड स्कैफोल्डिंग टेक्निक इन टीचिंग रेफर्स टू, स्कैफोल्डिंग होती है टेम्परेरी एडजस्टेबल सपोर्ट होती है। स्कैफोल्डिंग टेक्निक ये है कि कोई बच्चा अगर लर्नर कहीं पे डिफिकल्टी फील कर रहा है तो कोई भी उसका ट्यूटर, कोई भी उसका टीचर या इंस्ट्रक्टर थोड़ा उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे एक सीढ़ी होती है, वो जैसे दरख्त पे चढ़ जाता है वो सपोर्ट क्या कर देती है, आहिस्ता आहिस्ता हटा दी जाती है। इट मीन्स ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट होती है, इसको स्कैफोल्डिंग टेक्निक नाम बोल देंगे। इसके बाद जो टेक्निक होती है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज ZPD। सो ZPD स्टैंड्स फॉर द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बेटा। ZPD दैट स्टैंड्स फॉर द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दैट स्टैंड्स फॉर द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि कोई लर्नर जो है किसी स्किल के ऊपर मास्टरी करने के करीब है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सो मतलब किसी चीज़ के ऊपर अबूर हासिल करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। सो दैट इज टर्म्ड एज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक्शन रिसर्च इज कंडक्टेड बाय, ये टीचर्स खुद जो है वो कंडक्ट करते हैं। अगर रिसर्च के हवाले से देखा जाए, बेसिकली दो तरह की रिसर्च होती है एजुकेशन के अंदर, रिसर्च बाय पर्पस एंड रिसर्च बाय मेथड बेटा। अगर हम ये देखें बेटा, रिसर्च बाय पर्पस देखें बेटा तो तीन तरह की रिसर्च होती हैं। एक को नाम हम देते हैं दैट इज बेसिक रिसर्च बेटा। ये बेसिक रिसर्च क्या होती है, ये थ्योरी फार्मूलेशन के लिए होती है, थ्योरी बनाने के लिए बेटा, थ्योरी फार्मूलेशन के लिए होती है बेटा जी। इसमें बेटा एनिमल्स को एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है, एनिमल एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है और ये मोस्टली लेबोरेटरी के अंदर कंडक्ट की जाती है जी। उसके बाद बेटा अप्लाइड रिसर्च होती है बाय पर्पस में दूसरी टाइप, दैट इज अप्लाइड रिसर्च बेटा। जो अप्लाइड रिसर्च होती है ये थ्योरी को अप्लाई करने के लिए होती है बेटा, थ्योरी को अप्लाई करने के लिए होती है बेटा जी। इसमें क्या होता है, ये मोस्टली फील्ड रिसर्च होती है बेटा जी, और इसमें ह्यूमन एज ए सब्जेक्ट लिया जाता है, याद रखिएगा बेटा, ह्यूमन एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है। और जो थर्ड हमारे पास टाइप होती है दैट इज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का दूसरा नाम बेटा क्लासरूम रिसर्च भी है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज द क्लासरूम रिसर्च बेटा। क्लासरूम रिसर्च मीन इट विल बी कंडक्टेड इन द क्लासरूम, ये क्लासरूम के अंदर कंडक्ट की जाएगी। और टू सॉल्व द क्लासरूम प्रॉब्लम्स, ये क्लासरूम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने का नाम है बेटा। और इसमें क्या है, प्यूपल्स को एज ए सब्जेक्ट लिया जाता है, प्यूपल्स मीन स्टूडेंट बेटा, प्यूपल एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है। और जो एक्शन रिसर्च है इसका दूसरा नाम क्या है, क्लासरूम रिसर्च भी है, जिसमें स्टूडेंट्स या प्यूपल को एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है। उसके बाद फोर्थ टाइप है बेटा बाय पर्पस, दैट इज इवैल्यूएशन रिसर्च, इवैल्यूएट करने के लिए। और फिफ्थ वन इज R&D बेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये तो हो गया बाय पर्पस। और अगर बाय मेथड देखा जाए बेटा तो या तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च है, वो हिस्टोरिकल रिसर्च मीन कोई पास्ट इवेंट को देखने के लिए। मिसाल के तौर पर कि जो मुस्लिम मुफक्किरीन थे, ख़ुसूसन जो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह है, उनका टीचिंग मेथड क्या था, उनके असेसमेंट टेक्निक क्या थी, उनकी एग्ज़ाम पॉलिसी क्या थी, वो किस तरह चाहते थे कि टीचर्स को किस तरह पढ़ाना चाहिए, लर्नर को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। सो इसको पास्ट इवेंट को देख रहे हैं ना, दैट इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च। और हिस्टोरिकल रिसर्च उसके बाद होती है बेटा दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और डिस्क्रिप्टिव क्या होती है बेटा, वो पास्ट इवेंट, वो प्रेजेंट इवेंट के लिए होती है, क्योंकि पास्ट के लिए तो हिस्टोरिकल होती है जी। हिस्टोरिकल रिसर्च इज फॉर द पास्ट इवेंट। और तीसरे नंबर पर होती है बेटा दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेटा। और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसमें क्या होता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का आपस में जो रिलेशनशिप है वो इफेक्ट देखा जाता है। और याद रखिएगा, अगर एक्स और वाई एक्सेस पे देखा जाए, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, तो याद रखिएगा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है रिसर्च के अंदर, स्टैट के अंदर, मैथ के अंदर, उसको वाई एक्सेस पे ही रखते हैं। याद रखिएगा कि जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है उसको हम वाई एक्सेस पे रखते हैं। फॉर एग्जांपल टीचिंग मेथड्स का परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स पे क्या असर होता है जी। परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो टीचिंग मेथड्स को मैं चेक कर रहा हूं किसके ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, तो मुझे परफॉर्मेंस कहां पे लिखना पड़ेगा, ऑन वाई एक्सेस, क्योंकि मैं उसी का असर ही देखना चाह रहा हूं, उसको
मतलब इवेलुएट करना चाह रहा हूँ। इसी तरह से भाई टीचर का एटीट्यूड क्या है, टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, उसके जो स्टूडेंट्स हैं उसकी लर्निंग के ऊपर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर, रिजल्ट्स के ऊपर, एनरोलमेंट के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कितना असर होता है। तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है, कीप इन माइंड इट्स कंसेप्चुअल क्वेश्चन, उसको एक्स एक्सिस में नहीं बेटा वाई एक्सिस पर ही रखते हैं। The model of behavioral objectives of curriculum evaluation was presented by टेलर साहब ने ये जो मॉडल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स है बेटा वो प्रेजेंट किया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स फॉर द ईयर 2021-22 का जो ईयर था रिफ्लेक्ट्स नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, वो कितने थे? 26.2 मिलियन थे। और बेटा 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है बेटा, ठीक है। और उसके बाद है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25A एंश्योर्स प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन चिल्ड्रन विद द एज ऑफ 5 से 16 साल तक। पाकिस्तान का जो आइन है उसमें आर्टिकल 25A ये बयान करता है कि 5 से 16 साल तक की उम्र को जो बच्चा होता है उसके लिए मुफ्त लाजमी बुनियादी तालीम मुहैया करना ये रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। और 5 से 16 साल इसका मतलब है कि 10वीं तक की तालीम जो है वो मुफ्त और बुनियादी होनी चाहिए, और ये तालीम देने की तमाम तर ज़िम्मेदारी रियासत पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान का कौन सा जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आर्टिकल 25A ये बयान करता है कि लाजमी मुफ्त बुनियादी तालीम वो 5 से 16 साल तक के बच्चे को देना वो रियासत की जिम्मेदारी है। उसके बाद है कि अकॉर्डिंग टू द स्कीमा थ्योरी ऑफ द मेमोरी स्कीम्स आर मॉडिफाइड बेस्ड ऑन द न्यू इन्फो, उसको अकोमोडेशंस का नाम देते हैं, याद रखिएगा। ये जो पैटर्न सेट पैटर्न से ये जैन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से हैं कि किस तरह से कॉग्निशन जो है मेंटल अप्रोच जो है वो डेवलपमेंट होती है, और फिर अकोमोडेशंस कैसे होती हैं। स्कीमाज आर द सेट पैटर्न्स, वो मॉडिफाइड किस तरह से होते हैं इनटू न्यू सिचुएशन, अकोमोडेशंस के थ्रू बेटा वो मॉडिफाइड होती हैं। अगला सवाल देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रैटेजीज टू प्रमोट एंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। वो ग्रुप वर्क होता है, और ग्रुप वर्क में क्या है, स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। विच अप्रोच फॉस्टर्स अ पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, वो कोलैबोरेटिव एक्टिविटी है, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करते हुए, भाई असाइनमेंट्स एक काम मैं कर लेता हूँ, दूसरा बी काम आप कर लो, सो दैट इज अ कोलैबोरेशन, जिसको हम टीम वर्क कोलैबोरेशन भी कह सकते हैं। टेस्ट मीन फॉर प्रेडिक्शन ऑफ ए सर्टेन क्राइटेरिया आर कॉल्ड एज, ये जो होते हैं जो प्रिडिक्शन के लिए होते हैं, जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, वो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। जैसा कि NTS की तरफ से NAT टेस्ट लिया जाता है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, इट इज कंडक्टेड बाय द NTS नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वो फ्यूचर को मतलब ये प्रिडिक्ट करता है कि आया जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या होगा एडमिशन्स और दूसरा एजुकेशन के हवाले से। विच स्टैटिस्टिकल मेयर इंडिकेट्स द लेवल ऑफ टेस्ट डिफिकल्टी, तो एटम डिफिकल्टी डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स जो है, या जो डिस्क्रिमिनेशन पावर जो है, वो ये इंडिकेशन करता है कि क्वेश्चंस कितना आसान है या मुश्किल है। एक एक सवाल का बेटा एटम डिफिकल्टी एनालिसिस और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स होता है। इसी तरह से पूरे पेपर का भी होता है ओवरऑल कि इसका एटम डिफिकल्टी एनालिसिस और फिर एटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स कितना आ रहा होता है। तो ये स्टैटिस्टिकल टर्म है बेटा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की रोल ऑफ ए स्कूल काउंसलर। जो स्कूल काउंसलर का जो की रोल होता है, सपोर्टिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब जब होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं बेटा, उसमें सोशल, उसमें मॉरल, उसमें इमोशनल, उसमें फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, ईच एंड एवरी डेवलपमेंट, जिसको हम हमाजहती जो है वो नशोनुमा भी कह सकते हैं, कि इन ऑल एस्पेक्ट दैट कंटेन्स सोशल, मॉरल, इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इसी तरह से साइको सोशल, ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट है, इसको हम कोलेक्टिवली टर्म बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट बेटा। टेक्स्ट बुक बोर्ड रिकमेंडेड टू बी एस्टैब्लिश्ड अंडर वो नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 था। द टाइप ऑफ रिसर्च विच डील्स विद द क्लासरूम प्रॉब्लम्स, हमने अभी डिस्कस किया है, वो एक्शन रिसर्च है जो कि क्लासरूम प्रॉब्लम से डील करती है, और ये क्लासरूम के अंदर कंडक्ट किया जाता है। इसमें प्यूपल एज अ सब्जेक्ट बेटा लिए जाते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, दैट इज व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ पाकिस्तान एजुकेशनल डेवलपमेंट गोल्स। वो क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल है, उसको इंश्योर करना होता है। वाई इज द एप्टीट्यूड टेस्ट इंपॉर्टेंट इन गाइडेंस, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट हमेशा बेटा, मैंने अर्लियर आपको बताया है कि वो
फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं। वो क्या करते हैं, इट प्रिडिक्ट्स द एकेडमिक पोटेंशियल, जो स्टूडेंट्स का एकेडमिक पोटेंशियल होता है उसको क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि आया कि इसको साइंस, आर्ट्स, मेडिकल एंड डिफरेंट अदर जो टेक कोर्सेज वगैरह होते हैं या इवन अदर आर्ट्स फील्ड, किस में बच्चे का पोटेंशियल जो है वो सबसे ज़्यादा है जी। रॉजर्स काउंसलिंग मेथड्स आर अडॉप्टेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो डीप सीटेड इमोशनलिटी होते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज कि प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन मेकिंग इंप्रूवमेंट के लिए होता है। अकॉर्डिंग टू द 5 एलिमेंट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, वो कौन से, वो 5 एलिमेंट्स हैं जिसको हम के प्लानिंग, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन और ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो टोटल किसमें उसमें एलिमेंट्स हैं, वो मैनेजमेंट के, एडमिनिस्ट्रेशन के, वो 5 हैं बेटा। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू ऑब्जर्विंग एंड लिमिटेशंस अदर्स, वो क्या होती है, वो सोशल लर्निंग होती है कि दूसरों को ऑब्जर्व करना, तो सोशल इंटरेक्शन होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, SAT, IQ टेस्ट, GMA टेस्ट और एग्जांपल्स ऑफ ये NRT नॉन रेफरेंट टेस्ट की एग्जांपल है। कोलैबोरेटिव रिसर्च इज अ टेक्निक टू एड्रेस अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आती है तो बेटा क्या होती है, दैट्स एक्शन रिसर्च, जिसको बेटा हम नाम इस्तेमाल करते हैं। क्लासरूम रिसर्च भी होती है, उसमें पीपल को एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है बेटा, यानी पीपल्स मीन स्टूडेंट्स को बेटा एज अ सब्जेक्ट भी ले सकते हो जी। विच मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व सेटिंग क्लियर गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, जब क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को बेटा देखा जाता है तो सबसे पहले प्लानिंग में ये बात रखी जाती है। सो प्लानिंग में क्लियर गोल्स सबसे पहले रखे जाते हैं बेटा। और फिर ये बात आती है बेटा कि हमारे पास एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, तो याद रखिएगा बेटा एम्स होते हैं नेशनल लेवल पे बेटा, एट नेशनल लेवल। गोल्स होते हैं बेटा क्लास लेवल पे। ऑब्जेक्ट जो गोल्स होते हैं बेटा दैट स्कूल लेवल पे होते हैं बेटा, और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेटा ये क्लास लेवल पे होते हैं जी। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एक्रेडिटेशन टीचर्स, यानी टीचर्स को एक्रेडिट करना, टीचर्स को लाइसेंसिंग करना कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान, वो नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन नेक्टा है। उसके बाद इन प्री स्कूल एजुकेशन द फोकस ऑफ गाइडेंस इज अपॉन, प्री स्कूल में सबसे पहली बात है कि स्टूडेंट से लर्नर को एडजस्टमेंट के हवाले से मसला होता है। सो एडजस्टमेंट उसका सबसे अहम मसला होता है जी। और जब प्री स्कूल की बात करते हैं बेटा तो इसमें बेटा SLOs नहीं होते हैं जैसे कि हायर क्लासेस में होते हैं। रिगार्डलेस ऑफ फैक्ट इसमें होते हैं बेटा ELOs होते हैं, इवन फॉर द ECC क्लास एज वेल। ELO स्टैंड्स फॉर द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स बेटा, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स ये चीज़ें सीख सकेगा बेटा जी, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। उसके बाद हु सेड करिकुलम इज रिटन प्रोसेस, वो स्मिथ, स्टैनले और शॉर्ट्स हमने कहा था कि करिकुलम जो है एक रिटन जो प्लान है बेटा। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है बेटा, वो इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग होता है। हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी, एल्बर्ट बंदूरा साहब ने ये थ्योरी दी थी जी। द मॉडल ऑफ द करिकुलम कुड नॉट मूव अबव द एलिमेंट्री स्टेज, वो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है, क्योंकि जब हायर क्लासेस में जाते हैं तो उसमें एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम थोड़ा सा कम इस्तेमाल होता है। और जो लोअर क्लासेस के लिए इस्तेमाल होता है, एक और भी हम टर्म इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेटेड करिकुलम, कि जिसमें रिड्यूस नंबर ऑफ बुक्स करते हैं कि बुक्स का बोझ है वो कम किया जाए। तो जो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग है या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इसको ABL भी नाम देते हैं, वो हायर क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं है। हाँ, अप टू द प्राइमरी क्लासेस द बेस्ट है बेटा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, that is the model which enhances students capability and demonstration mastery of specific skills, वो competency based learning होती है। the extension technique of the classroom management where teacher any negative behavior तो teacher mostly कोशिश करता है जिसमें ignore जो है वो right option है बेटा। अगला सवाल है बेटा, identify the correct preposition she is looking forward to होता है बेटा जी। और जब भी हम बात करते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड टू और इसी तरह से कमिटेड टू और इसी तरह से जो स्मोकिंग के हवाले से करते हैं, एडिक्टेड टू स्मोकिंग करते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू करते हैं बेटा। और आएगा अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन लुकिंग आएगा बेटा। इफ़ आई हैड अ डिग्री,
आई कुड हैव अप्लाइड फॉर दैट वैकेंसी। सेलेक्ट द करेक्ट टेंस, वो कौन सा होता है बेटा, वो पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि इफ़ आई हैड अ डिग्री, और ये सेंटेंस कौन सा, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। और फिर ये अगर कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से देखा, ये टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस है बेटा। In a conference of educational development 1951, the main hurdle identified was the lack of trained teacher, के टीचर जो हैं वो फुल्ली ट्रेंड नहीं है, तरबियत याफ्ता नहीं है बेटा। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज इंग्लिश के हवाले से बेटा सवाल है कि द सिनोनिम ऑफ सेरेनिटी, दैट इज वो फॉर्चून होता है बेटा जी। द एंटोनिम ऑफ ट्रेपिडेशन, दैट इज कॉन्फिडेंस होता है, एतमाद के साथ होता है। द प्लेन फ्लू फॉर्मेशन ओवर द फील्ड है बेटा जी। तो ओवर का मतलब है कि किसी चीज़ के डायरेक्टली ऊपर ना होना, किसी चीज़ के जो है अगर सामने होता है तो बिल्कुल वो अबव होता है। ओवर मीन इनडायरेक्टली, तो ओवर मतलब जो है वो क्लाउड्स के ओवर, तो इस हवाले से ये प्रपोजिशन का इस्तेमाल है बेटा। उसके बाद है कि चूज द सेंटेंस विद एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास क्या है, द कारपेट्स, कौन सा कारपेट्स भाई, दैट यू बॉट लास्ट ईयर हैव रॉटेड, तो ऐसा कारपेट जो कि आपने लास्ट ईयर बेचा था, तो वो कौन सी कहलाती है बेटा क्लास, एडजेक्टिव क्लास कहलाती है। जैसा कि हमारे पास सेंटेंस है, ही इज द बॉय, ये तो वही लड़का है, कौन सा लड़का है, अब बॉय तो नाउन है ना, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। He is the boy who got first position, ये तो वही लड़का है कि जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। तो ये जो बॉय है ये तो नाउन है, और ये हु गॉट द फर्स्ट पोजीशन इसी नाउन को ही बयान कर रहा है। सो जो नाउन को बयान करता है एडजेक्टिव होता है, बट अगर वो उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो उसका अपना, तो वो क्लास होती है। और ये कौन सी क्लास है बेटा, दैट इज बेसिकली एडजेक्टिव क्लास इन नेचर बेटा।